नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल श्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसी की तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जा रही है। इस वीडियो में आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम है उसमें भी पूछे जा सकते हैं। और इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन में जितनी भी डिटेल हो सकेगी सब बताई जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। और इसी 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको हमें अपना जवाब कमेंट करके बताना है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए 5 सेकंड का आपके पास समय है, आप हमें बताइए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब ये भी तो मालूम होना चाहिए कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की गई थी। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल के आता है कि रमन प्रभाव की खोज किसने की थी। तो रमन प्रभाव की खोज सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने की थी। किसने की थी रमन प्रभाव की खोज? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने। और कब की थी ये तो आपको पता लग गया कि 28 फरवरी 1928 को की थी। और देखिए, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को रमन प्रभाव की खोज करने के लिए 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक है। और अब ये भी मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का उद्देश्य है कि विज्ञान से होने वाले जो लाभ हैं उसके प्रति समाज में जागरूकता लाना और लोगों में वैज्ञानिक सोच पैदा करना। तो ये इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। और अब आपको मालूम होना चाहिए कि जब 2020 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है तो इसकी थीम क्या थी। तो 2020 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम थी वुमेन इन साइंस, मतलब कि विज्ञान में महिलाएं। तो ये थीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि 2020 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम थी वुमेन इन साइंस। देखिए, एग्ज़ाम्स में अक्सर किसी न किसी दिवस की थीम तो पूछ ही ली जाती है, तो इसलिए आप सभी दिवस की जो थीम है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। और मैं आपको एक पर्सनल वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें आपको मैं सभी दिवस कब मनाए जाते हैं और 2020 में उसकी थीम क्या थी ये भी बताऊंगी। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। तो 5 सेकंड का आपके पास समय है, आपको हमें अपना आंसर कमेंट करना है। देखिए, अगर आप कमेंट करते रहेंगे इससे क्या होगा कि आपकी रिवीजन भी होती रहेगी और आपको पता लग जाएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। देखिए, अनुच्छेद 40 को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है, यानी कि डीपीएसपी में से शामिल किया गया है, जिसमें राज्यों को ये निर्देश दिया गया है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करें। अब यहाँ पे ग्राम पंचायतों से भी रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान था। राजस्थान के नागौर जिले में एक बगदरी गांव है जहां पे पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था पहली बार। और कब किया गया था ये भी पूछा जा सकता है। तो 2 अक्टूबर 1959 को इसे लागू किया गया था। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था को 1992 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था उस समय? तो 73वां संविधान संशोधन किया गया था
1992 में, जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था को कब लागू किया गया था। तो पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था को 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पंचायतों से संबंधित विषयों का वर्णन कौन सी अनुसूची में किया गया है। तो पंचायतों से संबंधित विषयों का वर्णन 11वीं अनुसूची में किया गया है। और 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कितने विषयों को वर्णित किया गया है, तो 29 विषयों को वर्णित किया गया है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और स्टूडेंट जो भी आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनकी तैयारी भी हो सके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? 5 सेकंड का आपके पास समय है। इसका राइट आंसर बताइए कि मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत और चीन के मध्य। जो मैकमोहन रेखा है ना, वो भारत और चीन के मध्य में स्थित है। और ये भी तो मालूम होना चाहिए कि मैकमोहन रेखा को किसके द्वारा खींचा गया था और कब खींचा गया था। तो मैकमोहन रेखा को 1914 में खींचा गया था। किसके द्वारा खींचा गया था? तो ब्रिटेन के सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा इस रेखा को खींचा गया था। उसके बाद रेखा से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 निकल के आते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि डूरन रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। तो डूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में स्थित है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में जो बॉर्डर है ना, उसे डूरन रेखा कहा जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य में स्थित है। तो जो रेड क्लिफ रेखा है ना, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में भी स्थित है और भारत और बांग्लादेश के भी मध्य स्थित है। देखिए जो रेड क्लिफ रेखा है ना, ये पहले भारत और पाकिस्तान के मध्य में ही स्थित थी। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो बांग्लादेश है ना, ये पहले पाकिस्तान का ही पार्ट था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया गया और इसे बांग्लादेश नाम दिया गया। तब से जो रेड क्लिफ रेखा है, ये भारत को पाकिस्तान से भी अलग करती है और भारत को बांग्लादेश से भी अलग करती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, एटीपी का पूरा नाम क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 5 सेकंड का आपके पास समय है। इसका राइट आंसर बताइए कि एटीपी का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एटीपी का पूरा नाम एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? 5 सेकंड का आपके पास समय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। और आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और यहाँ पे आपको 26 जनवरी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ये भी तो पता होना चाहिए कि ये रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू किया गया था, इसलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ठीक है, देखिए जो हमारा संविधान है ना, ये 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ये देखिए, ये हमारा अशोक स्तंभ है, ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति कौन था? 5 सेकंड का आपके पास समय है। इसका राइट आंसर बताइए कि भारत रत्न का सम्मान पाने वाले कौन से पहले खिलाड़ी थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर थे। इन्हें 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब यहाँ भारत रत्न पुरस्कार से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन निकल के आते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि पहले तो यही मालूम होना चाहिए कि जो भारत रत्न पुरस्कार है ना, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये भी तो मालूम होना चाहिए कि भारत रत्न पुरस्कार
किन लोगों को दिया जाता है? तो भारत रत्न पुरस्कार साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में जो लोग बहुत ही ज़्यादा नाम कमा चुके होते हैं उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो इस पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी। और एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो देखिए, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले 3 व्यक्ति थे। कौन कौन से थे? सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन 3 लोगों को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1954 में। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा देश कौन सा है? 5 सेकंड का आपके पास समय है। राइट आंसर बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश दुनिया का वेटिकन सिटी है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा देश पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो वो है रशिया। कौन सा है सबसे बड़ा देश दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से? रशिया। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा था? 5 सेकंड का आपके पास समय है। इसका राइट आंसर बताइए कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रोवाल्ड अमुंडसेन। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रोवाल्ड अमुंडसेन थे। और ये साउथ पोल पर कब पहुंचे थे ये भी मालूम होना चाहिए। तो ये साउथ पोल पर 1911 में पहुंचे थे। और ये किस देश से हैं? तो ये नॉर्वे के हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है ये पूछा जाए तो नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था, जो कि 1909 में नॉर्थ पोल पर पहुंचा था। और यहाँ पे आपको नॉर्वे के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर आपने पहले भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको मालूम होगा कि कई बार किसी राज्य की या किसी कंट्री की राजधानी या उसके प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और नॉर्वे के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं एर्ना सोलबर्ग। तो नोट डाउन कर लीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और नॉर्वे के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं एर्ना सोलबर्ग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? 5 सेकंड का आपके पास समय है। आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जामा मस्जिद। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है। और ये कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने करवाया था ये भी मालूम होना चाहिए। तो इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1656 ईस्वी में करवाया था। ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? 5 सेकंड का आपके पास समय है। आपको बताना है कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। जो पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन है वो हमारे भारत में ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और कब किया गया था प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन? तो 1951 में किया गया था। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एशियाई खेल कब कब आयोजित किए जाते हैं। तो जो एशियाई खेल है ना, ये हर 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रथम एशियाई खेलों का जब आयोजन किया गया था तो उसमें कितने कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था? तो उसमें टोटल 11 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। और ये भी मालूम होना चाहिए कि जब प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे तो उस समय कौन सी टीम विजेता थी? तो जापान की टीम उस समय विजेता थी। पहले नंबर पर थी जापान की टीम, दूसरे नंबर पर हमारे भारत की टीम थी और तीसरे नंबर पर ईरान की टीम थी। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका डीआरडीओ के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? 5 सेकंड का आपके पास समय है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि 3rd जनरेशन के उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाग।
थर्ड जनरेशन की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम नाग है। ठीक है, इसका डीआरडीओ के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। कहाँ किया गया था? तो राजस्थान के पोखरण में किया गया था। और यहाँ पे आपको डीआरडीओ के बारे में भी मालूम होना चाहिए। तो पहले तो यही मालूम होना चाहिए कि डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी ये भी मालूम होना चाहिए। इसका मुख्यालय कहाँ है ये भी मालूम होना चाहिए। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में ये भी मालूम होना चाहिए। तो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है डीआरडीओ का? तो दिल्ली में है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? 5 सेकंड का आपके पास समय। इसका राइट आंसर बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और आपको मालूम होना चाहिए कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष एंटोनियो ग्यूटेरेस है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। की फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईएफएससी किसका संक्षिप्त रूप है? 5 सेकंड का आपके पास समय है। राइट आंसर बताइए, आईएफएससी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और ये भी तो मालूम होना चाहिए कि आपको ये जो आईएफएससी कोड है ये क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो देखिए, जो आईएफएससी कोड होता है ना, ये 11 अंकों की संख्या होती है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और न्यूमेरिक भी होते हैं। ठीक है, इसके स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट्स होते हैं और लास्ट के डिजिट में इसमें न्यूमेरिकल होते हैं। और आईएफएससी कोड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो जब हम बैंकों से पैसों का लेन देन करते हैं तो उस समय आईएफएससी कोड का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जो आईएफएससी कोड होता है ना, ये किसी बैंक की ब्रांच की आईडी को आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो बैंक की कॉपी है या बैंक का जो चेकबुक है ना, उसके ऊपर जिस बैंक में आपका खाता है ना, उस बैंक का आईएफएससी कोड लिखा होता है। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 5 सेकंड का आपके पास समय। इसका राइट आंसर बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन डी सबसे ज़्यादा किसमें होता है? 5 सेकंड का आपके पास समय है। आपको बताना है कि इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कॉड लिवर। मीन्स मछली के तेल में जो विटामिन डी है वो सबसे ज़्यादा होता है। और भी किन किन चीज़ों से विटामिन डी हमें प्राप्त होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, संतरे के रस से भी हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, दलिया से भी हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, सोया दूध से भी हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, मशरूम से भी विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल धूप, सूर्य की जो रोशनी है, इससे भी हमारे शरीर को विटामिन डी प्राप्त होता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 सेकंड का आपके पास समय है। आपको बताना है कि 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विश्व गौरैया दिवस। वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है 20 मार्च को। और वर्ल्ड स्पैरो डे क्यों मनाया जाता है? तो गौरैया के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। और ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, ये भी मैं बता देती हूँ ये कब कब मनाए जाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? 5 सेकंड का आपके पास समय है। आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य में 2 सदन वाली विधानमंडल है। मीन्स विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी और किन किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो देखिए, टोटल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। इसको, इन राज्यों को याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी। तो इन राज्यों को याद करने की ट्रिक है तुम्बाग। तुम्बाग इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। टी से तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश, के से कर्नाटक। इन 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? 5 सेकंड का आपके पास समय है। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है? 5 सेकंड का आपके पास समय। आपको बताना है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो इसका राइट आंसर है परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। इसे कब स्थापित किया गया था? तो इसे 1991 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में। इसका राइट आंसर है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि नागालैंड राज्य का गठन कब किया गया था। तो नागालैंड राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 में किया गया था। भारत के 16वां राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था। और वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफ्यू राव वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर वर्तमान में नागालैंड के RN रवि हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 5 सेकंड का आपके पास समय है। आपको बताना है कि पहला और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, जो पहला आंग्ल सिख युद्ध था ये 1845 ईस्वी से 1846 ईस्वी में हुआ था। और जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध था ये 1848 ईस्वी से 1849 ईस्वी में हुआ था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? 5 सेकंड का आपके पास समय है। आपको बताना है कि अंतरिक्ष में सैर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, एलेक्सी लियोनोव। अंतरिक्ष में सैर करने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव था। और ये कब गए थे अंतरिक्ष में? तो 1965 में गए थे। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन था, जो कि रूस के हैं। और ये 1961 में अंतरिक्ष में गए थे। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था ये पूछा जाए तो राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 में गए थे अंतरिक्ष में। और एलेक्सी लियोनोव ऐसे पहले व्यक्ति थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे। और ये अपने अंतरिक्ष यान से बाहर निकले और इन्होंने वहाँ पे अंतरिक्ष में 12 मिनट 9 सेकंड तक सैर की। इसलिए अंतरिक्ष में सैर करने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव था। इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला धूम्र रहित गांव घोषित किया है? 5 सेकंड का आपके पास समय है। आपको बताना है कि देश का पहला धुआं रहित गांव कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेचर कुरहल्ली जो गांव है ये भारत का पहला धुआं रहित गांव है, जो कि कर्नाटक में है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है,
बांग्लादेश की सीमा किससे मिलती है? 5 सेकंड का आपके पास समय है, आपको बताना है कि इन देशों में से किससे बांग्लादेश की सीमा मिलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत और म्यांमार के साथ। जो बांग्लादेश की सीमा है ना, ये भारत और म्यांमार के साथ मिलती है। और यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आता है कि बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य जुड़े हुए हैं। तो बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया की 5वीं सबसे लंबी सीमा कौन सी है, तो दुनिया की 5वीं सबसे लंबी सीमा भारत और बांग्लादेश की है। ठीक है। और दुनिया की सबसे लंबी सीमा अगर ये पूछा जाए कौन सी है, तो कनाडा और अमेरिका का जो बॉर्डर है, ये सबसे लंबा बॉर्डर है दुनिया का। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? ये आपको बताना है। 5 सेकंड का आपके पास समय है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है और इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो राज्यसभा है ये कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है। और वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। और देखिए, जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है ना, ये अधिकतम 252 हो सकती है। और जो 245 राज्यसभा के सदस्य हैं, इसमें से जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये 12 सदस्य कौन होते हैं? तो जो साहित्य, विज्ञान, कला और साहित्य के क्षेत्र में नाम कमा चुके होते हैं ना, तो उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आपको टेस्ट भी दिए जाएंगे। तो देखिए, 5 टेस्ट है जिसे आपको कमेंट करके बताना है। तो पहला टेस्ट है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और दूसरा क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन है? इसका आंसर भी आपको हमें कमेंट करके बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है और सबसे छोटा दिन कब होता है, ये भी बताना है। और चौथा क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी बताना है। ये भी बताना है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है। 5th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने राज्यों में विधानसभा है? ये भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कितने राज्यों में विधानसभा है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। ठीक है। तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। तो चलिए, हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।